नमस्कार, मैं सुभाष पिजारनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक कॉमन पार्ट आता है अक्षांश देशांतर का। तो चैप्टर है अक्षांश देशांतर। अक्षांश देशांतर चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले इसमें भी राजस्थान में इसमें किस किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस पर किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से पार्ट से क्वेश्चन आता है। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें अपने, तो राजस्थान की स्थिति विस्तार के संदर्भ में एक क्वेश्चन बनता है, महत्वपूर्ण पार्ट भी रहता है। दूसरा, राजस्थान से एक प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है, करक रेखा। तो करक रेखा एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है राजस्थान ज्योग्राफी के। राजस्थान जो ज्योग्राफी है उसका जो सामान्य परिचय है उसमें एक पार्ट रहता है करक रेखा। तो करक रेखा का जो पार्ट है उसका अपने बात करेंगे। दूसरा, अगर बात करें अपने इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी में पार्ट आता है सबसे पहले भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। तो वहां पर अक्षांश और देशांतर की चर्चा होगी। इसी प्रकार से भारत से प्रमुख अक्षांशों में एक अक्षांश आती है करक रेखा, भारत के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। तो करक रेखा के संदर्भ में नेक्स्ट बात करें भारतीय समय मानक रेखा। भारत की समय मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो दो प्रमुख रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा और दूसरी भारतीय समय मानक रेखा। तो इन पर भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्पेशली पार्ट की बात की जाए तो अक्षांश और देशांतर जो है उनकी मुख्य विशेषताएं क्या रहती है, तो इनकी मुख्य विशेषता आ जाएगी। इसके बाद में अक्षांशों के संदर्भ में बात करें तो विश्व के प्रमुख जो जलवायु कटिबंध है वो आ जाएंगे। विभिन्न अक्षांशों पर सूर्य की स्थिति के संदर्भ में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसी प्रकार से समय जोन या विश्व की जो समय मानक रेखा है या विश्व के विभिन्न जो समय जोन है, विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न जो समय मानक रेखाएं आती है, अर्थात समय की गणना के संदर्भ में यहां पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो चैप्टर रहता है अक्षांश देशांतर। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश देशांतर। सबसे पहले इसके जो मुख्य अध्ययन बिंदु है उन पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं। मुख्य अध्ययन बिंदु, मुख्य अध्ययन बिंदु। तो सबसे पहले इसमें आता है अक्षांश परिभाषा, विशेषताएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, सह अक्षांश, सह अक्षांश, और एक आता है अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में, राजस्थान और भारत के संदर्भ में अक्षांशीय स्थिति। एक रहता है विश्व के प्रमुख जलवायु कटिबंध, और एक आता है विभिन्न अक्षांशों पर सूर्य की स्थिति। तो अक्षांश का जो पार्ट है इसमें मुख्य ये अपने अध्ययन बिंदु रहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा रहता है आपका देशांतर। तो देशांतर में बात करेंगे अपने देशांतर रेखाओं की परिभाषा, देशांतर किसे कहा जाता है, देशांतर की विशेषताएं, देशांतर की विशेषताएं, प्रमुख देशांतर रेखाएं, समय जोन तथा समय की गणना।
समय जोन तथा समय की गणना, देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, और एक पार्ट आता है समय मानक रेखाएं, समय मानक रेखाएं। वैसे इसको इसके साथ में भी रख लेते हैं, समय जोन आता है वहां पर भी इसका अध्ययन किया जाता है कि विश्व की प्रमुख जो समय मानक रेखाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे अक्षांश की। अक्षांश, तो अक्षांश क्या है, इसकी क्या परिभाषा रहती है, तो सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आता है गलोब। गलोब, और गलोब के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग से इस प्रकार से एक रेखा जाती है, यह रेखा रहती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब ये जो भूमध्य रेखा है, यहां पर आता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तर से दक्षिण अपने कोण बढ़ाते चलेंगे, और समान कोणीय मानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए यहां से आपने इस साइड में यहां पर एक कोण बना दिया 23.5 डिग्री का, और बिल्कुल उसी प्रकार से एक कोण आपने यहां बढ़ा दिया। तो ये जो दोनों कोण बनाए हैं आपने भूमध्य रेखा के सापेक्ष बनाए हैं, और किस साइड में बनाए हैं, दोनों के दोनों कोण भूमध्य रेखा के उत्तर में बनाए हैं। इसी प्रकार से ये कोण आप भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी बना सकते हैं। अब ये जो आपका कोण है ये भी कौन सा कोण है, 23.5 डिग्री। और जहां पर ये दोनों कोण इस वर्त की परिधि को काटते हैं, गलोब की परिधि को काटते हैं, उन दोनों स्थानों को आपस में मिला देंगे, उन दोनों स्थानों को आपस में क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। अब कोण बना है 23.5 का, दोनों अक्षांशों को आपने मिला दिया, दोनों स्थानों को आपस में मिला दिया आपने, और यहां पर जो आपकी अक्षांश प्राप्त होगी ये कौन सी होगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश रहेगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये गलोब को दो भागों में बांटती है। ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का ये जो भाग रहता है दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश आएंगे वो सारे के सारे उत्तरी अक्षांश होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश आएंगे वो सारे के सारे दक्षिणी अक्षांश होंगे। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहला यहां पर जो क्वेश्चन बनता है अक्षांश रेखाओं की परिभाषा के संदर्भ में, अक्षांश रेखाओं की परिभाषा के संदर्भ में कि अक्षांश या अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष आप, ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा के सापेक्ष है, इसके बिल्कुल ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आप चलें या दक्षिणी गोलार्ध में चलें, इसके सापेक्ष विभिन्न रेखाएं खींचते चलें इस प्रकार से। तो ये जो सारी की सारी रेखाएं होगी आपकी, ये सारे के सारे जो आपको प्राप्त होंगे ये क्या प्राप्त होंगे, अक्षांश प्राप्त होंगे। अर्थात भूमध्य रेखा के सापेक्ष, भूमध्य रेखा के सापेक्ष या भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई जो रेखाएं हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। या भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तर और दक्षिण की जो कोणीय दूरी है, उत्तर और दक्षिण की जो कोणीय दूरी है इसे क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। या पृथ्वी के केंद्र बिंदु से समान कोणीय मानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है या अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये अक्षांश की परिभाषाएं रहती है। इसी प्रकार से बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, ये जो आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा अर्थात इसी का उपनाम आता है, इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। कौन सा अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। इसी का उपनाम आता है विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही बात है। नेक्स्ट बात करें तो अक्षांशों के संदर्भ में एक तथ्य और आता है, चाहे अक्षांश की बात करें या देशांतर की बात करें, तो गलोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं,
अर्थात अक्षांश की बात करें या देशांतर की बात करें, ये दोनों की दोनों कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं, अर्थात पृथ्वी तल पर ये रेखाएं नहीं है, इनको माना गया है। तो ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, और इन रेखाओं की दिशा के संदर्भ में अगर बात करें तो ये रेखाएं किस तरफ से किस तरफ जा रही है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर हो, अक्षांश रेखाओं के नाम से जानी जाती है। एक परिभाषा इसकी ये भी रहती है। अब 0 डिग्री से जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ेंगे, 0 के बाद में रेखाएं आती चलेगी आपकी 1 2 3 4 इस प्रकार से चलेंगे, तो लास्ट में जो आपका अक्षांश आपको प्राप्त होगा, और ये जो आपका अक्षांश आएगा, ये अक्षांश रहता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आप कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से रेखाएं चलती जाएगी, और यहां पर एक रेखा आएगी, इसका नाम आता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं संख्या के संदर्भ में। अक्षांश और अक्षांश या अक्षांश रेखाओं की संख्या में बारे में बात करें तो पहला इसमें क्वेश्चन बनता है अक्षांशों की संख्या। अक्षांशों की संख्या। अब देखिए, अक्षांशों की संख्या की बात करेंगे तो ये जो आपकी भूमध्य रेखा है, इसके बिल्कुल ऊपर से चलेंगे, यहां पर 1 आएगी, तो 1 से लेकर अक्षांश की बात करें तो 90 तक, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में आपके अक्षांश आएंगे 90। इसी प्रकार से 0 के बाद में 1 आएगा, 1 से चलेंगे 90 तक, अक्षांश कितने आगे? 90। और एक अक्षांश आपका हो गया कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जो है। तो 90 और 90 180, और एक ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। अर्थात अक्षांशों की टोटल संख्या की बात करें तो अक्षांशों की टोटल संख्या कितनी होती है? 181। नेक्स्ट आता है अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या पर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या एक तो आती है किस पर? ग्लोब पर, और एक अक्षांश रेखाओं की संख्या आती है मानचित्र पर। ग्लोब जो होता है ये 3D रहता है, और मानचित्र जो आता है 2D। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर और दूसरा आता है मानचित्र पर। तो पहले ग्लोब पर देखेंगे अपने अक्षांश रेखाओं की। अगर आप बात करेंगे तो 0 से चलेंगे, 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में यहां पर जो आपकी रेखा आएगी, ये रेखा आपको मिलेगी कौन सी? 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 89 के बिल्कुल ऊपर चलेंगे तो 90 डिग्री जो अक्षांश है, ये कोई रेखा विशेष नहीं है, ये क्या है? केवल मात्र एक पॉइंट विशेष है। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश केवल मात्र एक पॉइंट विशेष, एक बिंदु विशेष है, ये कोई रेखा नहीं है। इसी प्रकार से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी क्या है? एक बिंदु विशेष है। तो रेखाओं की बात करें, 2 रेखाएं क्या हो जाएगी? कम। अक्षांशों की टोटल संख्या 181, और 181 में से 2 कम कर दिए 179। अर्थात ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। मानचित्र पर बात करें तो मानचित्र का अगर देखा जाए तो मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें कितनी होगी? 181, क्योंकि वहां पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों किस रूप में होते हैं? रेखाओं के रूप में होते हैं। इस प्रकार से मानचित्र आता है। यहां पर आपका अक्षांश आता है 0 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 90 और 90 180, और एक कौन सा हो गया अभी आपका? 0 डिग्री। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 181। अक्षांशों की संख्या 181, ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, और मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अक्षांश रेखाओं का आकार, कि अक्षांश रेखाओं का आकार कैसा होता है। अक्षांश रेखाओं के आकार की बात करें तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार से आता है ग्लोब,
और ग्लोब की बात करें तो ग्लोब को अगर आप सामने से देखते हैं तो ग्लोब का आधे से भी कम भाग दिखाई देता है और आधे से ज्यादा भाग इसका क्या रहता है, अदृश्य रहता है। अर्थात ये जो आपकी भूमध्य रेखा है बिल्कुल सेंटर से जाएगी तो यहां से लेकर यहां तक तो भूमध्य रेखा दिखाई देती है और पीछे वाले भाग में क्या रहती है, अदृश्य रहती है। अर्थात भूमध्य रेखा को अगर आप लेते हैं तो ये क्या है भी आपका एक पूर्णवर्त बनाती है। अर्थात अक्षांश रेखाओं का जो आकार होता है वरिताकार आकार होता है। अक्षांश रेखाओं का आकार कैसा होता है, वरिताकार। अर्थात अक्षांश रेखाएं पूर्ण वरित का निर्माण करती है, पूर्ण वरित। अब देखिए जितनी अक्षांश रेखाएं होगी उतने ही क्या बनेंगे, अक्षांशीय वर्त बनेंगे। तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या आपने पढ़ी है कितनी, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। तो यहां पर क्वेश्चन ये भी रहता है अक्षांशीय वर्तों की संख्या, अक्षांशीय वरितों की कुल संख्या। तो जितनी ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं आएंगी उतने ही क्या बनेंगे, अक्षांशीय वर्त बनेंगे। तो टोटल अक्षांशीय वर्त कितने आएंगे, 179। अब अक्षांश रेखाओं की लंबाई की अगर आप बात करोगे तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अक्षांशों की जो लंबाई है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अक्षांशीय वर्त जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांशीय वर्त छोटे होते जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये रहता है क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे अक्षांशों की लंबाई घटती जाती है, अर्थात अक्षांशीय वर्त भी क्या होते जाएंगे, घटते चलेंगे। और इसके बिल्कुल विपरीत चलते हैं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर अक्षांशीय वर्तों का आकार बढ़ता जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अक्षांशों द्वारा बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त, तो जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होगी वही सबसे बड़े अक्षांशीय वर्त का निर्माण करेगी। और इन सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है ये रहती है विषुवत रेखा, अर्थात भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा सबसे बड़े अक्षांशीय वृत्त का निर्माण करती है। अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही बात है। और विषुवत रेखा जिस वृत्त का निर्माण करती है वो वर्त होता है विषुवत वर्त। तो सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त विषुवत वर्त, सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त, सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त यह आता है विषुवत वर्त, विषुवत वर्त, जिसे आप सबसे बड़ा या फिर आप वर्ध वर्त कह सकते हो। वर्ध वर्त एक ही बात है, वर्ध वर्त। तो अक्षांशों द्वारा बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वर्त, अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 179, अक्षांश रेखाओं का आकार वृत्ताकार, अर्थात अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है। और एक चीज की चर्चा की है मैंने, यह आती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से ऊपर चलेंगे, यहां पर क्या आते हैं भी आपके ध्रुव आते हैं। यहां पर उत्तरी ध्रुव आता है, नीचे चलेंगे कौन सा आएगा, दक्षिणी ध्रुव। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं का आकार क्या हो जाता है, कम होता जाता है। अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। और बिल्कुल विपरीत चलेंगे कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर अक्षांशीय वृत्तों का आकार बढ़ता जाता है, अक्षांशीय वृत्तों का आकार बढ़ता जाता है। अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। अब लंबाई घटती और बढ़ती है, दोनों ही चीजें आपने देखी है। अब इसी के संदर्भ में इसी से मिलता जुलता एक पार्ट आता है अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। इस प्रकार से आता है ग्लोब। यहां पर रेखा आती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
जीरो के बिल्कुल ऊपर चलेंगे, यहां पर आपका एक अक्षांश आता है और इस अक्षांश का नाम आता है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जीरो अर्थात ये है आपकी भूमध्य रेखा। इसी प्रकार से बिल्कुल ऊपर चलेंगे, यहां पर आता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 90 से बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहां पर एक अक्षांश आता है जिसका नाम आता है 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 89 डिग्री कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। अब मध्य की दूरी के संदर्भ में बात करें अपने, तो सबसे पहले यहां पर ये जो दूरी आती है, ये जो दूरी आती है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है, और कौन सी रेखा पर है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी आती है 110.5 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 110.5 किलोमीटर। क्वेश्चन बनता है कि अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग समान रहती है। अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग समान रहती है, लेकिन ध्रुवों पर जाकर यह दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। अर्थात जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, भूमध्य रेखा के मध्य की दूरी बढ़ जाती है और ध्रुवों पर यह दूरी 111.7 किलोमीटर हो जाती है। ध्रुवों पर यह दूरी कितनी हो जाती है? बढ़कर 111.7 किलोमीटर। अब यहां पर क्वेश्चन बनते हैं दो, और इनको ध्यान से देखिएगा कि भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 110.5 किलोमीटर। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे दूरी बढ़ती जाती है, ध्रुवों पर यह दूरी 111.7 किलोमीटर हो जाती है। तीसरा कॉमन क्वेश्चन बनता है, अगर अक्षांशों के मध्य औसतन दूरी की बात करें कि दो अक्षांशों के मध्य या दो क्रमागत अक्षांशों के मध्य औसतन जो दूरी आती है, और ये औसतन जो दूरी रहती है लगभग आती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य औसतन दूरी की बात करें 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो क्रमागत अक्षांशों के मध्य की दूरी 110.5 किलोमीटर और ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर। लाइन इस प्रकार से भी मिल सकती है कि अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग समान रहती है, लेकिन ध्रुवों पर यह दूरी थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अक्षांशों के मध्य दूरी के संदर्भ में ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें सह अक्षांश कि सह अक्षांश क्या होता है। तो 90 डिग्री अक्षांश से किसी अक्षांश का अंतर, 90 डिग्री अक्षांश से किसी अक्षांश का अंतर सह अक्षांश कहलाता है। जैसे बात करें अपने 50 डिग्री अक्षांश का सह अक्षांश, तो अंतर किससे निकालेंगे? 90 से। 90 में से 50 कम कर दिए, कितना आ गया? 40। अर्थात ये जो 50 डिग्री अक्षांश है इसका सह अक्षांश कौन सा होगा? 40 डिग्री अक्षांश। अब आते हैं, अक्षांशों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अक्षांशों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला भाग आता है उच्च अक्षांश, एक आता है मध्य अक्षांश और एक रहता है निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश की बात करें, यहां से लेते हैं। निम्न अक्षांश की बात करें तो ये 0 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य, और ये जो आता है भी आपका 31 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, 30 से 60। और यह आता है 60 से 90 अक्षांशों के मध्य के जो अक्षांश हैं
वो उच्च अक्षांश की श्रेणी में मध्य अक्षांश 30 से 60 के मध्य है, और निम्न अक्षांश में आएंगे 0 से 30 के मध्य के जो अक्षांश है। नेक्स्ट इसमें आता है जलवायु कटिबंध, और जलवायु कटिबंध नेक्स्ट जो वीडियो है वहां पर अपने चर्चा करेंगे। वैसे सामान्यतः पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर सामान्यतः 3 जलवायु कटिबंध आते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण, शीतोष्ण और शीत तो कर्क रेखा और मकर रेखा, अर्थात दोनों गोलार्धों में 23.5 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें अपने दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, और दोनों गोलार्धों में 66.5 से 90 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो जलवायु कटिबंध मुख्यतः 3 जलवायु कटिबंध आते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है, बात करें अपने अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अपने भारत की, कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो किस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से आता है ग्लोब, और ग्लोब के मध्यवर्ती भाग से यहां से रेखा आती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा आता है दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर एक रेखा आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग से होकर जाती है, और यहां पर आता है भारत का उत्तरतम छोर। यहां पर रहता है भारत का उत्तरतम छोर। इस प्रकार से आता है भारत। तो भारत जो आता है भूमध्य रेखा के बिल्कुल उत्तर में है, अर्थात भारत जो आता है उत्तरी गोलार्ध में रहता है, और यहां पर बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में यहां पर आता है भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे अपने, तो रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखाओं की 1 2 3 4 इस प्रकार से चलेंगे। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आता है अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण में। अंडमान निकोबार का एक भाग आता है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के बिल्कुल दक्षिणी भाग की अगर बात करें तो यहां से आपका एक अक्षांश गुजरता है। इस अक्षांश की बात करें तो इसका नाम आता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस अक्षांश का नाम आता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा, कारण यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसी प्रकार से भारत का अक्षांशीय विस्तार चलेगा कहां तक? भारत के उत्तरी भाग से जो अक्षांश गुजरता है इसका नाम आता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश अर्थात भारत कौन से अक्षांशों में स्थित है? उत्तरी अक्षांशों में। उत्तरी अक्षांशों में स्थित अर्थात भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब दूसरा यहां पर रहता है, ये भारत की मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि, और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार यहां से जो आपका अक्षांश जाता है इसका नाम आता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 4 से 37 6 के मध्य।
सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब भारत की बात कर रहा है तो अक्षांशीय विस्तार शुरू होगा 6-4 से, लेकिन वहां पर 6-4 ऑप्शन में नहीं था, तो कौन सा ठीक रहता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से राजस्थान के संदर्भ में अपने बात करें कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, अब राजस्थान भी भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर आता है आपका राजस्थान। राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। तो राजस्थान का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से आता है राजस्थान। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में अगर देखें तो राजस्थान का ये जो दक्षिण पॉइंट है, यहां पर अक्षांश आता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और यह चलता है कहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य आता है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य रहता है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे अपने अक्षांश रेखाओं में प्रॉपर कुछ एक रेखा विशेष आती है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे अपने करक रेखा। करक रेखा राजस्थान से भी गुजरती है और करक रेखा भारत से भी गुजरती है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है करक रेखा से। तो सबसे पहले करक रेखा भारत के किन किन राज्यों से कैसे गुजरती है? इस प्रकार से आता है आपका दक्षिणी भारत और यहां से रेखा गुजरती है, ये रेखा आती है करक रेखा। करक रेखा भारत के मध्यवर्ती भाग से होती हुई गुजरती है। अब ये भारत का पश्चिमी भाग है, ये भारत का पूर्वी भाग है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर करक रेखा भारत के जिन राज्यों से गुजरती है वो कौन कौन से किस प्रकार से आते हैं? सबसे पहले यहां पर राज्य आता है गुजरात। गुजरात के पश्चात करक रेखा गुजरेगी राजस्थान से। गुजरात राजस्थान के बाद में राज्य आता है मध्य प्रदेश के पश्चात राज्य आएगा, मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ के बाद में राज्य आता है झारखंड। इसके बाद में राज्य आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। अगला राज्य रहता है त्रिपुरा और लास्ट यहां पर जो राज्य आता है मिजोरम। तो करक रेखा भारत के मध्यवर्ती भाग से होती हुई भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इनका व्यवस्थित क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन सा आता है? मिजोरम रहता है। अब करक रेखा एक राजधानी मुख्यालय से होकर गुजरती है और झारखंड की राजधानी आती है रांची। तो करक रेखा किस राजधानी मुख्यालय से होकर गुजरती है? तो करक रेखा रांची राजधानी मुख्यालय से होकर गुजरती है। रांची राजधानी मुख्यालय से होकर गुजरती है। 8 जो राज्य हैं इनके राजधानी मुख्यालय गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल आती है। इन 8 राज्यों के राजधानी मुख्यालयों की बात करें तो एक राजधानी मुख्यालय से करक रेखा होकर गुजरती है, वो कौन सा है? रांची। और इन 8 राजधानी मुख्यालयों में करक रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी मुख्यालय यहां पर आता है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। तो करक रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी मुख्यालय कौन सा आता है? जयपुर आता है। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है
कर्क रेखा जिन भारतीय राज्यों से गुजरती है, इनमें बात करें क्षेत्रफल की, तो कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है, उन 8 राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है? राजस्थान। तो कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। वैसे त्रिपुरा राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्यों की बात करें, जीएसटी सबसे छोटा गोवा, दूसरा सबसे छोटा सिक्किम और तीसरा सबसे छोटा त्रिपुरा। तो कर्क रेखा गोवा से नहीं गुजरती, कर्क रेखा सिक्किम से नहीं गुजरती, कहां से गुजरती है? त्रिपुरा से। तो कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। लंबाई की बात करें, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में आती है और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में आती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहां रहती है? त्रिपुरा में रहती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।